देखिए, खोकर पाने का मज़ा कुछ और है और रोकर मुस्कुराने का मज़ा कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, आज है 6 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए जो सितंबर महीने का मंथली करेंट अफेयर था तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तो इसको देख लीजिएगा और जो फुल डिटेल वाली पीडीएफ है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी कि नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 5 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। देखिए डॉल्फिन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये बिल्कुल ह्यूमन की तरफ बिहेव करती है। देखिए डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्वेटिक सिस्टम के एक आदर्श संकेतक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार डॉल्फिन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए गंगा नदी जो भारत की है उसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है, काफ़ी फेमस है ये। और नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है। तो देखिए जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है इसने हाल ही में युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। और युवा 2.0 योजना क्या है इसको हम डिटेल में जानेंगे। देखिए हाल ही में भारत का शिक्षा मंत्रालय जो है इसके उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन युवा 2.0 यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर्स का उद्घाटन किया। तो युवा का फुल फॉर्म क्या है, YUVA। तो वाई से हो गया आपका यंग, यू से हो गया अपकमिंग और वी से हो गया वर्सेटाइल, ए से हो गया आथर। देखिए मोदी जी की जितनी योजनाएं होती हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएससी का हो चाहे छोटे एग्ज़ाम हो, तो सब में फुल फॉर्म पूछ लेता है। पूछता है ऐसे कि मतलब बताओ मोदी जी ने भी हाल ही में युवा योजना लॉन्च की, युवा में वी का मतलब क्या है। तो वी का मतलब हो गया वर्सेटाइल, यू का मतलब हो गया अपकमिंग, वाई का मतलब हो गया यंग और ए का मतलब हो गया आथर। ठीक है, तो ऐसे नोट कर लीजिए। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका युवा 2.0 योजना है ये लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देंगे लेखकों को कि भैया कैसे तुम किताब लिखो। देखिए जो आपका युवा 2.0 है ये भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषित करने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। यानी कि 30 साल से कम के उम्र के जितने भी राइटर्स होंगे उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा कि तुम भैया अच्छे से अच्छा लिखो और पूरी दुनिया में नाम रोशन करो। तो बहुत अच्छी पहल है। और अगला है कि स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि जो आपका रीजनल रूरल बैंक होता है इसका न्यूनतम निवल मूल्य यानी कि नेटवर्थ कितना है। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो न्यूनतम नेटवर्थ है ये कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए। देखिए हाल ही में भारत का जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए धन जुटाने के लिए पात्र होंगे यदि उनके पास पिछले 3 सालों में कम से कम 300 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य होगा। इससे कम होगा तो ये पात्र नहीं होंगे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए। देखिए जो ये आरआरबीज होंगे, ऐसे बैंकों के पास पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक पे 9% की पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे मेन कंडीशन क्या है कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए जाता है उसके पास कम से कम नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और अगला कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। तो देखिए जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है इसके तहत जो आपका तेलंगाना राज्य है इसने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। देखिए बड़े राज्य किनको कहा गया है, जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है। यानी कि किसी भी राज्य की आबादी जिनकी 30 लाख से अधिक है तो उनको बड़े राज्य का दर्जा दिया गया है। देखिए बड़े राज्यों में तेलंगाना ने पहले स्थान पर कब्जा किया है और बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर जो है हरियाणा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आबादी बताई है ये ग्रामीण आबादी है, ठीक है। टोटल आबादी तो बहुत ज़्यादा है हर राज्य की।
तो बड़े राज्यों में जिन राज्यों की आबादी मतलब ग्रामीण आबादी 30 लाख से अधिक है उनको बड़े राज्य का दर्जा दिया गया है। और देखिए छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनकी ग्रामीण आबादी 30 लाख से कम है, तो इस श्रेणी में अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद फिर दमन और दीव है, फिर दादरा नगर हवेली है, और उसके बाद फिर सिक्किम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है स्वच्छ भारत दिवस। हाँ, स्वच्छ भारत दिवस भारत में किस तारीख को मनाया था है? तो देखिए स्वच्छ भारत दिवस को हम 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती को मनाते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही एक तरीके से आपको सोचेंगे कि आप जो है बहुत ही इजी प्रश्न है, तो ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी कभी बच्चे एग्जाम में अटक जाते हैं इसी प्रश्न में कि यार इतना इजी प्रश्न पूछ लिया, तो जल्दी जल्दी में गलत आंसर मार देते हैं। देखिए जो आपका स्वच्छ भारत दिवस है इसको हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को जो है पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, तो इसलिए 2 अक्टूबर को हम स्वच्छ भारत दिवस मनाते हैं। देखिए 2 अक्टूबर को पूरे भारत में ये दिवस मनाया जाता है, और जो भारत का पेयजल और स्वच्छता विभाग है जो कि स्वच्छ भारत दिवस 2022 का आयोजन कर रहा है, तो ये 2 कार्यक्रमों का जो है कार्यक्रमों को लागू करवाना चाह रहा है। पहला कार्यक्रम आपका है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा है जल जीवन मिशन। तो देखिए ये दोनों मिशन जो है बहुत तेज़ी से भारत में लागू हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर गांव में पानी की टंकी लग रही है, सबके दरवाजे पर जो है अब जो है स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का जो है प्रयास कर रही है सरकार। ठीक है, और स्वच्छता पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है हर गांव में। वहाँ पे सफाई कर्मी वगैरह लगे हैं जो कि जो है रेगुलर सफाई कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे जो डस्टबिन वगैरह लगा हुआ है, तो निरंतर स्वच्छता अभियान चालू है। लेकिन कई कहीं घपलेबाज लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सैलरी तो ले रहे हैं सरकार से लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम गांव मैंने देखा है कि जो सफाई कर्मी है वो महीने तक क्या सालों तक जो है गांव में झांकने तक नहीं आता है। अगला है कि जूलियस बेयर कप 2022 किसने जीता? तो देखिए जूलियस बेयर कप 2022 को जीता है मैग्नस कार्लसन ने। देखिए मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? नॉर्वे से। ठीक है, नॉर्वे की बहुत ही फेमस जो है ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। और अभी हाल ही में जो जूलियस बेयर कप था, ठीक है, तो जूलियस बेयर कप में जो है जो आपके मैग्नस कार्लसन है इनका मुकाबला भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी से हुआ था। इन्होंने अर्जुन एरिगेसी को हरा दिया और ये मैच जीत लिया, यानी कि जूलियस बेयर कप 2022 जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। अगला है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला में किस देश ने 2-1 से जीत दर्ज की? तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 3 मैचों का T20 श्रृंखला आयोजित किया गया था हाल ही में, तो उसमें भारत ने 2-1 से जो है जीत दर्ज की। देखिए सीरीज का जो पहला मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरा और तीसरा मुकाबला भारत ने जीता था। अगला कि हाल ही में विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को पुनर्निर्माण के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता देने का वादा किया? तो देखिए विश्व बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान जो ये बाढ़ से प्रभावित हो गया है, भूखे मर रहा है, इसको हम 2 अरब डॉलर का जो है क्या करेंगे, सहायता राशि देंगे। देखिए वर्तमान में जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और जो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी जुलाई महीने में, और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और पाकिस्तान के बारे में 4 चीज़ जान लीजिए। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति इनका नाम है आरिफ अलवी। तो इन सभी डाटा को नोट कर लीजिएगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगला कि हाल ही में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने किस देश में जलवायु परिवर्तन का विरोध शुरू किया? तो देखिए जर्मनी में जबरदस्त विरोध चल रहा है जलवायु परिवर्तन का फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए जो आपका फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट है इसके हिस्से के रूप में जर्मनी भर के 270 से अधिक शहरों और कस्बों में लगभग 2,80,000 लोग जो है प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी रैलियों में से एक बर्लिन में हुई जहां पर कुल 36,000 से अधिक लोग जो है एकत्रित हुए थे। और देखिए ये प्रदर्शनकारी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का आह्वान कर रहे हैं और जर्मनी की सरकार से अक्षय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने के लिए 100 बिलियन यूरो का फंड स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। देखिए अक्षय ऊर्जा मतलब हो गया जिसको आप यूज़ करते रहें लेकिन वो ख़त्म नहीं हो, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, यानी कि जो आपने देखा होगा डैम बनाकर बिजली बनाया जाता है, वो भी एक तरीके से जो है बहुत बेस्ट तरीका है बिजली उत्पादन का।
और आपने गुजरात वगैरह में देखा होगा, जो समुद्र के किनारे जितने भी लगभग तरीके से राज्य हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पंखे लगे हुए हैं, आपने साउथ मूवीज में देखा होगा। तो ये पंखा क्या होता है, जब जब घूमता है तो उससे क्या होता है, टरबाइन जो है, ये जो आपका डायनमो लगा होता है, डायनमो को जो है घुमाता है, फिर डायनमो से जो है बिजली उत्पन्न होती है। तो विंड एनर्जी को जो है ऐसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और सोलर के बारे में आप जानते होंगे, और बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्लांट आपने देखे भी होंगे। देखिए ये जो कार्यकर्ता हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के, ठीक है, तो ये विकासशील देशों के वित्तीय और जलवायु ऋणों को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP27 की शुरुआत से 6 सप्ताह पहले आयोजित किए गए थे, जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाला है। और देखिए इटली, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाओ और एक फंड बनाओ, जिससे जो है जो स्वच्छ ऊर्जा है इसका उत्पादन हो सके, ठीक है। अगला कि हाल ही में किसने रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। तो देखिए मतदाता जंक्शन का शुभारंभ राजीव कुमार ने किया है। राजीव कुमार कौन है, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दीदी मतदाता जंक्शन भारत के चुनाव आयोग और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, और इस रेडियो सीरीज में कुल 52 एपिसोड होंगे। और देखिए इसका निर्माण ECI ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आकाशवाणी के सहयोग से किया है। और ये कार्यक्रम सूचना और मनोरंजन का मिश्रण है। इसका उद्देश्य मतदाता के प्रति शहरी आबादी की उदासीनता को दूर करना और लोकतंत्र की सुरक्षा में चुनावों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और ये कार्यक्रम 15 मिनट तक चलेगा और ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 से 9 बजे स्लॉट के दौरान प्रसारित किया जाएगा। और इसको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित 23 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया था, बताइए। और अगला कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, नाम बताइए। तीसरा कि किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की, बताइए। और चौथा कि हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन तुलसी तांती का निधन हो गया, नाम बताइए। और पांचवा कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए स्वांते पैबो जो है ये विनर रहे हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2022 के। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में कैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए अनिल कुमार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। और अगला था कि केंद्रीय वाणिज्य विभाग में सचिव किसको बनाया गया। तो देखिए सुनील बर्थवाल को बनाया गया है केंद्रीय वाणिज्य विभाग में सचिव यानी कि सेक्रेटरी। और चौथा था कि हाल ही में किसे CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया। तो देखिए सुजय लाल थाउसेन जो है CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। और अनीस दयाल सिंह जो है ये ITBP के नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।